देखिए, हम लोग इससे पहले जब पढ़े थे तो अभी धीरे धीरे मानव के अंदर सभ्यता की तरफ बढ़ रहा था और उस सभ्यता के आधार पर वो कांस्य में आता है। जब कांसे का प्रारंभ हमारे यहाँ हो जाता है तो धीरे धीरे एक तरीके से सभ्यता का निर्माण होने लगता है। उस कांसे के धातु से बहुत सारे यंत्रों का, औजारों का, यहाँ तक कि जो कृषि के यंत्र थे उनका निर्माण होने लगा। जब कृषि के यंत्रों का निर्माण होने लगा तो जाहिर सी बात है, जब यंत्रों में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है। पहले क्या था, आप ऐसे समझिए कि पहले जो खेती हुआ करती थी वह कैसे होती थी, हल और बैल से होती थी। तो धीरे धीरे खेती होती थी, धीरे धीरे जैसे बैल चलता था, एक आदमी उसको हल को पकड़ता था तो दिन भर में काम करने की जो क्षमता होती थी बहुत कम होती थी या काम बहुत कम होता था। लेकिन जैसे ही यंत्रों का प्रयोग होने लगा, धीरे धीरे कृषि के यंत्रों का विकास हुआ। अब कृषि के यंत्रों के विकास में जब होता क्या है कि कोई सामान ले जाने का काम होने लगा, ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा, ट्रैक्टर से खेती होने लगी, ट्रैक्टर से मड़ाई होने लगी। तो जो काम एक बैल और एक व्यक्ति एक दिन में करता था वह काम यंत्रों के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा 1 घंटे में संभव हो गया। तो जाहिर सी बात है, इस सब चीज़ों की वजह से उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन जब बढ़ने लगा तो लोगों के जीवन में सुधार आने लगा, लोगों की आवश्यकता पूरी होने लगी और धीरे धीरे लोग क्या करने लगे कि पेट पालने के बाद, अपना पेट पूर्ण करने के बाद धीरे धीरे लोग और आगे के लिए सोचने लगे। तो कृषि में जो सुधार था, इस कृषि के सुधार की वजह से व्यक्ति का जीवन यापन अधिक सुदृढ़ हो गया। देखो थोड़ा सा कृषि में सुधार, देखिए आरंभ में लकड़ी के हल को मानव खींचता था, बाद में मानव इस हल को पशु से खिंचवाने लगा। सभ्यता का निर्माण नदियों के किनारे होने लगे। और इन नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाने लगे। जब अन्न का उत्पादन अधिक होने लगा तो ये लोग नगरों की ओर पलायन करने लगे। दूसरी रीति डालिए, नगरों एवं शहरों का उदय। नगरों एवं शहरों का
उदय, लिखिए, कांस्य युग के आगमन से ही, कांस्य युग के आगमन से ही नगरों एवं शहरों का उदय हुआ, नगरों एवं शहरों का उदय हुआ। इस काल में सिंचाई की सुविधा का विकास होने के कारण सिंचाई की सुविधा का विकास होने के कारण कई समुदाय मिलकर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण करते हैं। इस वजह से कुछ लोग कृषि कार्य को छोड़कर व्यापार की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। चूंकि व्यापार शहरों की प्रमुख विशेषता है, इसलिए नगरों का विकास हुआ। देखिए, होता क्या है, बेरोजगारी जो होती है कई प्रकार की होती है। जैसे जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो बेरोजगार दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल कामचोर टाइप के होते हैं, घर बैठे हैं, उनको कहते हैं कि हमको कोई काम नहीं मिल रहा है। एक वो बेरोजगार होता है जो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयास करता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। तो असल में बेरोजगार यही है जो काम की तलाश कर रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक, अब बात अगर आती है तो कई तरीके की बेरोजगारी होती है। एक बेरोजगारी होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये कैसी बेरोजगारी होती है मालूम है? नहीं। जैसे ऐसे समझिए कि यह आपको कृषि में देखने में ज्यादा मिलती है। किस में मिलती है? कृषि में। अब आप समझिए कि 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में है, अगर उसमें 5 लोग काम करते हैं तो भी 10 बोरा गेहूं पैदा होता है, और 10 लोग काम करते हैं तो भी 10 बोरा गेहूं पैदा होता है। ठीक है, अब उसे भी है कि खेत में कितने लोग की आवश्यकता है? सिर्फ 5 लोग की। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि 5 लोग मिलकर 1 बीघा में 10 बोरा 10 कुंटल गेहूं को पैदा करते हैं। ये ठीक है। अब अगर उसके ऊपर उसमें लोग लगते हैं, 7 लोग लगते हैं, 10 लोग लगते हैं, 15 लोग लगते हैं, और गेहूं का पैदावार कितना होता है? 10 कुंटल ही होता है। तो ये जो 5 लोग हैं, 5 लोग की जरूरत है लेकिन लगे कितने हैं? 10। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें जो 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी को कहा जाता है
प्रच्छन्न बेरोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगार मतलब कि ये काम में तो लगे हैं लेकिन इनका कोई योगदान नहीं है। अगर ये नहीं रहेंगे तो भी काम होगा, गेहूं उतना ही पैदा होगा। अब सोचिए, फिर जब ये होने लगा कि लोगों के पास खेत कम थे, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो लोगों को लगा यार अब हमें क्या करना चाहिए, गेहूं तो उतना ही पैदा हो रहा है, घर में 10 लोग हैं, 5 लोग ही मिलकर इतना काम कर ले रहे हैं, तो मैं 5 लोग बेकार पड़ रहे हैं। तो इनका जो दिमाग था फिर ये आगे के लिए सोचने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, व्यापार की तरफ बढ़ना चालू किए लोग। अब व्यापार करने के लिए क्या क्या जरूरत है, सबसे पहले शहर की जरूरत है। शहर का मतलब आवागमन का साधन हो, आने सारी व्यवस्था हो, तब तो आप व्यापार करेंगे। तो इस वजह से नगरों एवं शहरों का उदय हुआ और इसमें व्यापार की महत्ता बढ़ गई। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझ में आया। एक काम में ऐसे लोग जिनकी वैल्यू कुछ नहीं है या जिनके श्रम का कोई योगदान नहीं माना जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है, कृषि में। ठीक, अगली हेडिंग उठा लिए, व्यापार एवं विकास। व्यापार एवं विकास। अब देखिए, जब खेती को छोड़ के लोग व्यापार की तरफ बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है जब उसमें आप शुरू करेंगे तो उसका विकास होगा। शुरुआत धीरे धीरे होगी, पहले 2 आदमी से व्यापार होगा, फिर 4 आदमी से व्यापार होगा। एक समय ऐसा आएगा कि यह व्यापार क्या हो जाएगा, पूरे भारत में फैल जाएगा, पूरे विश्व में फैल जाएगा। कोई भी व्यापार, जैसे पहले आप समझिए कि मोबाइल की शुरुआत जब हुई तो जो बहुत समृद्ध देश थे, बहुत विकसित देश थे, सबसे पहले मोबाइल का प्रचलन वहीं पर हुआ। अब उस मोबाइल की वजह से मोबाइल का जब व्यापार होने लगा तो व्यापार करने के लिए होता क्या कि धीरे धीरे चीज़ों का विकास होता है। आज अगर आप देखेंगे तो पूरे मोबाइल के विकास का भूमंडलीकरण हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है। वैश्वीकरण मतलब यह जो व्यापार है पूरे विश्व में फैल गया है। तो जब हम कोई भी व्यापार करते हैं तो शुरुआत करते हैं तो उसका उतना विकास नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, लेकिन 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग मिलते मिलते उस चीज़ का क्या हो जाता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों एक ही चीज़ है। कोई भी चीज़ जब पूरे विश्व में फैल जाती है, कोई भी चीज़ जब पूरे भूमंडल में फैल जाती है, उसी को कहा जाता है वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो आज मोबाइल का जो मार्केट है, मोबाइल का जो व्यापार है, पूरे विश्व में फैल चुका है। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर मोबाइल ना हो। तो ये तो बात होगी मोबाइल की। बाकी अगर हम लोग व्यापार की बात करें तो हर देश का अपना अपना एक अलग व्यापार होता है। व्यापार डिपेंड करता है कि वह हमारा देश कैसा है। जैसे अगर कोई विकासशील देश है तो विकासशील देश है तो वहाँ का जो व्यापार होगा मूलतः कृषि होता है। कहीं पे चावल का व्यापार होता है तो कहीं पर गेहूं का व्यापार होता है, कहीं कपास होता है तो कहीं पे मक्का होता है। लेकिन जो विकसित देश हैं उनके जो व्यापार करने के तरीके हैं वो समृद्ध हैं। वो यंत्रों का व्यापार करते हैं, टेक्नोलॉजी का व्यापार करते हैं। तो अभी चूंकि यहाँ पे क्या था कि धीरे से केवल अभी नगरों और शहरों का उदय हुआ था, और नगरों और शहरों का जब उदय होता है तो वहाँ पर व्यापार शुरू हो जाता है। लिखिए आगे इसमें, कांस्य युग में मानव स्थिर रूप से रहना शुरू कर दिया था। मानव स्थिर रूप से रहना शुरू कर दिया था। और इस युग में आकर के श्रम का विभाजन हो गया। श्रम का विभाजन हो गया।
श्रम विभाजन क्या होता है? श्रम विभाजन क्या होता है? नहीं पता। कामों का बंटवारा। कामों का, श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब बंटवारा। तो श्रम विभाजन मतलब क्या हो गया? कामों का बंटवारा। चूंकि उस समय, उस युग में किसी के पास उतनी बौद्धिक योग्यता थे नहीं, तो जो श्रम का विभाजन हुआ था किसके आधार पर हुआ था? लिंग के आधार पर हुआ था। महिला और पुरुष, उस समय का जो श्रम विभाजन था लिंग के आधार पर था, और महिला और पुरुष के आधार पर कामों का बंटवारा किया गया था। जैसे महिलाओं का काम क्या था? घर संभालना, बच्चों को पालना, खाना बनाना, ठीक। और पुरुष का क्या काम था? बलशाली जो काम होता था, जो बाहर के काम होते थे, जो मेहनत के काम होते थे, वह पुरुषों का काम था। जैसे खेती करना और सारी व्यवस्था करना, व्यापार करना, पशु को मारना, पशु को पालना, बहुत सारे जो काम थे वो पुरुषों के थे। तो जो श्रम का विभाजन उस समय था वो लिंग के आधार पर था। लिखिए इसमें क्या लिखे? लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना शुरू किया। अपना योगदान देना शुरू किया। शहरों में रहने वाले व्यक्ति, शहरों में रहने वाले व्यक्ति कृषि के स्थान पर शिल्पी, शिल्पी, बढ़ईगिरी, शिल्पी, बढ़ईगिरी, राजगिरी इत्यादि का कार्य करते थे। और गांव के लोग कृषि किया करते थे। शिल्पी शिल्पी का मतलब क्या होता है? शिल्पी का मतलब होता है बनाना, कोई चीज बनाना। जैसे लोहार जानते हो? बढ़ईगिरी, लोहार करता क्या है? लकड़ी की चीज़ों को बनाता है, दरवाज़ा बनाता है, खिड़की बनाता है, चारपाई बनाता है। उस समय जो जरूरत चीज़ें हैं, बेड बनाता था, खूंटा बना, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये बनाता था बढ़ई। और राजगिरी क्या होती थी? जो घर को बनाते हैं, जो लोग घर को। तो शहरों में ये विशेषता पाई जाती थी और गाँव में ये विशेषता पाई जाती थी। तो मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि व्यापार का विकास होने लगा, गाँव में कृषि का और शहरों में शिल्पी का, बढ़ईगिरी, राजगिरी, इन सब चीज़ों का व्यापार धीरे धीरे क्या हुआ, होने लगा। और व्यक्ति अब क्या हो गया कि कृषि के अलावा व्यापार को बढ़ावा देने लगा। किस युग में? कांस्य युग में। अगली हेडिंग, शासन व्यवस्था का उदय।
शासन व्यवस्था का उदय। देखिए, व्यापार और नगरों के विकास के साथ साथ, व्यापार और नगरों के विकास के साथ साथ जीवन की रक्षा की समस्या, जीवन की रक्षा की समस्या आने लगी। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख उद्देश्य एक सुचारू व्यवस्था को लागू करना था। शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक राजा योद्धा सैनिक का जन्म हुआ। ठीक, अगली हेडिंग धर्म कला एवं भाषा का विकास। हमने आपको बताया था कि इंसान सबसे पहले अपने पेट की व्यवस्था करता है। धर्म एक ऐसी चीज है, कला एक ऐसी चीज है कि जो हमारी आवश्यकता को भी पूर्ति करता है और हमारे मनोरंजन का साधन भी है। तो अब ये सवाल उठता है, क्या यह धर्म प्राचीन काल से था? नहीं था। अभी आपने इसके पहले धर्म के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा, कहीं धर्म की बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस समय का मानव, उस समय का इंसान अपनी व्यवस्था, अपना पेट पालने में ही लगा था। अपने बच्चों का, परिवार का, ये है, इस तरह खेती, उस तरह ये दुनिया भर की चीज़ें करते करते जब व्यक्ति का पेट भर जाता है, जब व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगती है, तब व्यक्ति क्या करता है? मनोरंजन की तरफ जाता है। आज हम लोग भी घर में टीवी देखते हैं,
या कोई चीज़ मनोरंजन करने की कोशिश जब करते हैं, कब? फुर्सत के टाइम पे, या तो रात में या तो दोपहर को। जब हम लोग सुबह का काम कर लेते हैं तो दोपहर में, और शाम का काम कर लेते हैं तो रात में। यही होता ना? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग रोटी बनाते हैं, खाना आप लोग बनाती हो और मनोरंजन करती हो, ऐसा तो होता नहीं है। मनोरंजन क्या होता है? जब दिमाग हमारा माइंड फ्री होता है या हर चीज़ से हम लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, तब लगता है कि लाओ थोड़ा सा मनोरंजन करें। अब यहाँ पर क्या हो गया था, कृषि अच्छी खासी होने लगी, पशु पालने लगे लोग, व्यापार भी होने लगा। इसका मतलब लोगों के पास पैसा आने लगा। ठीक, अब जब लोगों के पास पैसा आने लगा तो उनका दिमाग यह है कि लाओ थोड़ा से कलाकृति भी करते हैं, धर्म की बात करते हैं और थोड़ा सा अपने भाषा की बात भी करते हैं। तो इस युग में आते आते इन सब चीज़ों का विकास होने लगता है। लेकिन भारत में प्रथम उपयोग में लाई हुई वस्तु कोष्टक में धातु कांसा थी। इसलिए लोग कांसा को पवित्र मानने लगे। इस युग में सूर्य एवं चंद्रमा के साथ साथ कई देवी देवताओं की पूजा होने लगी। अब देखिए, उस समय का जो मानव था इतना ज्ञानी नहीं था जितना आज का मानव है। इसलिए उसने कहा कि पूजा हम किसकी करें? तो चूंकि व्यक्ति करता क्या है, जिस चीज का उसके जीवन में अहम योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको व्यक्ति क्या करता है? पवित्र मानने लगता है। पवित्र मतलब सम्मान देने लगता है, महत्वपूर्ण मानने लगता है। चूंकि उस समय की जो धातु थी कांसा थी, तो कांसा को लोग पवित्र मानने लगे। आज भी हम लोग क्या करते हैं, तांबे के बर्तन में हम लोग पानी पीना क्या कहते हैं? अच्छा मानते हैं कि रात में अगर आप तांबे के लोटे में पानी रखिए और सुबह पीजिए तो ये माना जाता है कि आप स्वस्थ रहेंगे, पेट आपका सही रहेगा, ये माना जाता है। क्यों? उसका यही रीजन है। अब उस समय जब धर्म की तरफ लोग उड़े तो इनको कुछ दिखा नहीं, तो उस समय इन लोगों ने सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की पूजा को इन्होंने प्रारंभ किया। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इंसान से पहले हैं, तो जाहिर सी बात है। और उस समय क्या होता था कि लोग जो धर्म था, किसी भी घटना को मानने के लिए लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं था। वो कहते थे कि जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, चाहे सुख दुख प्राकृतिक चीज, जितनी भी चीजें हो रही हैं, इसके पीछे एक कोई अदृश्य शक्ति है जो हमको नियंत्रित करती है और जो हमें कोई काम करने के लिए बाध्य करती है और हमें किसी काम से रोकती भी है। और जो ये प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, प्रलय, ठीक, आंधी तूफान, कुछ भी था, तो लोगों को लगा कि यह सब किस वजह से होता है? एक अदृश्य शक्ति है। उस अदृश्य शक्ति को खुश करने के लिए इन्होंने पूजा का प्रावधान किया। तो इनके दिमाग में यही आया कि जो सूर्य हमारा है और जो चंद्रमा है, तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया? सूर्य और चंद्रमा की ये पूजा करने लगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे
यह युग जब समाप्त होने को होता है तो इसमें मिलता है कि कहीं कहीं कुछ देवी देवताओं की भी पूजा ये लोग करने लगे थे। ठीक है, आगे लिखिए। इस युग में भाषा की भी उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गया था। कांस्य युग में एक लिपि का आविष्कार हुआ, एक लिपि का आविष्कार हुआ जिसे किलाकार लिपि किलाकार लिपि कहा जाता है। यह लिपि चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक थी। ठीक, पैराग्राफ करिए। कांस्य युग में मानव कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला का विकास होना शुरू हुआ। इसी युग में मकान निर्माण भी होने लगा। इस युग के कलाओं में मिट्टी की मूर्तियां,
एवं आभूषणों का निर्माण भी होने लगा। अगली टॉपिक रहेगी लौह युग। देखिए लौह युग जैसे तांबा और कांसा एक धातु है, उसी तरीके से लोहा भी एक धातु है। हम लोग जानते हैं कि आज के युग में लोहे का आविष्कार अब हमारी सभ्यता के विकास में कितना योगदान देता है, क्योंकि लोहा जो से हम लोग बहुत सारे यंत्रों का, बहुत सारे कलपुर्जों का, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो चूंकि लौह युग जो था वह एक तरीके से मानव सभ्यता में अग्रतर होने का, मतलब आगे बढ़ने का, विकसित होने का सराहनीय प्रयास करता है। इस युग में बहुत सारे ऐसे यंत्रों का, औजारों का, हथियारों का निर्माण हो जाता है जो मानव सभ्यता और मानव प्रगति और मानव के विकास में अपना योगदान देने के लिए पर्याप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कि लौह युग में क्या क्या होता है। लिखिए थोड़ा सा। लौह युग का आरंभ। लौह युग का आरंभ उत्तर तथा दक्षिण भारत में, उत्तर तथा दक्षिण भारत में एक साथ नहीं हुआ। विद्वानों का मानना है कि उत्तर भारत में इसका प्रयोग ईसा से लगभग ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि लौह काल के लोग या लौह युग के लोग पामीर के पठार की तरफ से, पामीर के पठार की तरफ से आए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में बस गए। में बस गए। लौह काल
मनुष्य के जीवन में वैज्ञानिक विकास प्रारंभ करता है। वैज्ञानिक विकास प्रारंभ करता है, जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने तथा उसकी सभ्यता और उन्नति में लौह युग का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, मतलब लौह युग से मतलब मानव के जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आए जो बड़ा क्रांतिकारी का मतलब होता है कि बहुत तेजी से कोई अचानक जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे कहा जाता है क्रांतिकारी परिवर्तन ना। जैसे अभी आपकी नौकरी 1 साल में 2-2 3 नौकरी मिल जाए अगर किसी को तो कहा जाता है अरे इनके लाइफ में तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बहुत जल्दी से पहले ये मास्टर हो गए प्राइमरी में, फिर प्रवक्ता हो गए, फिर डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हो गए, फिर अधिकारी हो गए। तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या है व्यक्ति ऊपर की ओर गया। तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ठीक, ये टॉपिक आपकी आज क्लोज हो गई है। हाँ।